ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, किसी को कुछ डाउट है प्रीवियस लेक्चर में किसी कंसेप्ट को लेकर के, या फिर क्लास स्टार्ट करो? किसी को कुछ पूछना है? पर क्वेश्चन में डाउट है? पर क्वेश्चन क्या होता है शिखर? ओके, व्हाट इज इम्पल्स? देखिए, इम्पल्स होता है जो कि जहां पर छोटे समय में बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। सो बेसिकली इम्पल्स जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे किसी दो चीज का कोलिजन हुआ है ना, जैसे दो बाइक टकरा गए या दो गाड़ी टकरा गई, तो वो उस तरह का जो कोलिजन होता है उसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। ऑफ कोर्स मोमेंटम ऑफ लाइट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो आप लोगों को आगे जब 12th में चले जाओगे तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लाइट के बारे में अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो लाइट के पास मास तो नहीं होता है, बट इट शोज पार्टिकल्स बिहेवियर। तो लाइट के पास दोनों होता है। बेसिकली जो लाइट होता है दैट इज ऑफ द ड्यूअल नेचर। वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। पार्टिकल नेचर मतलब वैसा नेचर जो एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, जो बिहेवियर वो शो करता है, वो बिहेवियर लाइट भी शो कर लेता है। और लाइट वो नेचर भी शो करता है जिनके पास कोई मास नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव नेचर। तो लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल भी है और वेव भी है ना। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया था, इन दोनों को कंबाइन कर दिया था। जो मास वाले बॉडी के पास जो मोमेंटम होता है दैट इज एम भी, तो उन्होंने बोला कि लाइट के पास भी एक मोमेंटम होगा, है ना। तो उन्होंने लाइट को भी एक मोमेंटम दिया है। ओके, हाँ। तो लाइट एक थोड़ा सा क्रिटिकल है, जो आप लोग आगे 12th में क्वांटम मैकेनिक्स जब पढ़ोगे तब आप लोग को डिटेल में तो नहीं, एक इंट्रो मिलेगा आपको अबाउट लाइट। और किसी को कोई डाउट है? इंपल्स के बारे में अब्दुल्ला आपने पूछा था। इंपल्स इज इक्वल टू बेसिकली होता है एफ इंटू शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज डेल्टा टी, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी करेंगे तो डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाता है, दैट इज डेल्टा पी। और यही एफ इंटू डेल्टा टी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंपल्स, है ना। आयुष, डेल्टा का मतलब होता है, मैंने बताया था कि दिस बेसिकली, ऐसे तो ये डेल्टा ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग ट्रिग्नोमेट्री जियोमेट्री में पढ़े होंगे, बट इन फिजिक्स दिस डेल्टा मीन्स वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। इसलिए हम लोग डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब देखो, होता क्या है नॉर्मली कि जिस चीज के बारे में अगर आपको स्टडी करना है, आप उसके जितना बारीक स्टडी कर सकते हो, जितना नियर बाय स्टडी करोगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर? अब जैसे मान लो कि अगर आप अपने मोशन के बारे में स्टडी करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप छपरा से पटना जा रहे हो और किसी ने आपके मोशन के बारे में डिटेल स्टडी करना है, तो अगर वो आपके मोशन के हर एक सेकेंड का अगर आपका रिकॉर्ड रखेगा तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा देन ऑफ कि वो रीडिंग हर एक घंटे के बाद ले। बात समझ में आई क्या? एक आदमी ऐसा है जो हर सेकंड पर आपका स्पीडोमीटर का रिजल्ट ले रहा है ना। 10:59 पर आपका स्पीड 60 मीटर पर सेकंड, 11 बजे आपका स्पीड 50 मीटर पर सेकंड, 11:01 पर आपका स्पीड 50 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। और एक आदमी ऐसा है जिन्होंने आपका रिकॉर्ड हर एक घंटे में लिया है,
तो आप ही बताइए कि मोर एक्यूरेट कौन सा होगा? जिन्होंने हर एक सेकंड का रिजल्ट ले रखा है उनका एक्यूरेट होगा। इसलिए फिजिक्स में जो हम लोग जो स्टडी करते हैं वो उसका एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम लोग छोटे छोटे चीजों के बारे में भी स्टडी करते हैं। उस छोटे से चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डेल्टा साइन इस्तेमाल करते हैं। लाइक ए स्मॉल चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा टी। A small change in position, that is delta x. A small change in force, delta f. A small change in momentum, delta p. इस तरह का वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और किसी ने तो कुछ पूछा था फोटोन के बारे में। फोटोन के बारे में डिटेल में पढ़ने को कब मिलेगा? सुबह फोटोन का इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले 11th में मिल जाएगा, और उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको 12th में दिया जाएगा। अब आप बोलोगे कि डिटेल्ड पूरा हमें चाहिए, तो उसके लिए आपको पीएचडी एमएससी वगैरह तक जाना पड़ेगा। हाँ, पर एक लमसम आइडिया फोटोन के बारे में आपको 12th में मिल जाएगा। दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का एक चैप्टर है। जब आप वो पढ़ोगे तो उस समय आइंस्टीन के द्वारा जो भी फोटोन के बारे में प्रॉपर्टीज बताई गई थी वो सारे प्रॉपर्टी आप लोगों को वहां पे पढ़ाया जाएगा। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज लेट्स स्टार्ट आवर क्लास और न्यू चैप्टर। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल तो नहीं। शुभम, किसके रिगार्डिंग मैं आपको बुक सजेस्ट करूं? मीन्स व्हाट डू यू वांट? अनम्यूट करके बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। वी आर वेरी फ्यू इन दिस। अबाउट फोटोन, देखिए वैसे तो आप कोई भी 12th का बुक आप एनसीईआरटी उठा के पढ़ लेना। 12th का एनसीईआरटी अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा फोटोन के बारे में। एससी वर्मा भी ठीक है, एससी वर्मा भी ठीक है, बट एससी वर्मा का थोड़ा जो थ्योरी पार्ट है थोड़ा सा लैगिंग है। एससी वर्मा इज फेमस फॉर इट्स क्वेश्चन, नॉट फॉर थ्योरी पार्ट। एससी वर्मा जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्लासिक लेवल का है, लेकिन जो आप थ्योरी की बात करोगे तो थ्योरी आप एनसीईआरटी ही प्रेफर करिए। हाँ, बशर्ते कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। वो ऐसे जनरल प्राइवेट बुक पब्लिकेशन की तरफ से आपको हर एक बात अलग अलग हेडिंग देकर के नहीं लिखेंगे, आपको वो चीज खोजना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप लोग 9th में भी आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो आपको हेडिंग वाइज नहीं मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हेडिंग नहीं मिलेगा। यू हैव टू जस्ट रीड इट आउट एंड डिफरेंशिएट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो वैसे एनसीईआरटी में देखोगे तो बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें उसमें छुपी हुई है, पर बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते, उनको चाहिए सब बना बनाया मटेरियल। तो पढ़ोगे एनसीईआरटी, इंटरेस्टिंग लगेगा, कहानी की तरह लगता है। बाकी सारे बुक में आपको रटने के लिए बता दिया जाएगा, ये है इतना चीज रट लो, बाकी सब ठीक है। ओके, अगर फोटोन के बारे में बहुत ज्यादा जानना हो तो फिर क्लास के बाद अपन लोग बात कर लेंगे, पूछ लेना हम ही से जो पूछना होगा। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? क्लास स्टार्ट करें फिर? आई होप सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास और न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको 11th में फिर से ये पढ़ने को मिलेगा ग्रेविटेशन। अभी सिर्फ आपको 9th में इंट्रो कराया जाएगा ग्रेविटेशन से। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना आप लोग समझ सको मैक्सिमम लेवल तक मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी आप लोग जानते ही हो, कहानी में टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो सब आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो कि न्यूटन साहब का छुट्टी हो गया था, प्लेग उस समय चल रहा था, घर पे थे, 2 साल की छुट्टियों में उनके ऊपर सेव गिर गया और वो सेव के पीछे पड़ गए और एक नया हिस्ट्री लिख दिए। उनके वजह से आज भी हमें पढ़ना पड़ता है, नहीं लिखे होते नहीं पढ़ रहे होते।
अच्छा, साइड में गिरा था क्या? अच्छा हो गया, उनके ऊपर गिर जाता पेड़ तो ज्यादा अच्छा होता। पर ठीक है, हर एक चीज का एक प्रोस एंड कॉन्स होता है। कॉन्स यही है कि आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, पढ़ते समय बहुत तकलीफ होता है। प्रोस यह है कि आज उनके वजह से हम लोग बहुत सारे काम हाँ, तो आज जो भी हम लोग के पास जो फैसिलिटीज है, ये सब उनकी देन है। उनके थ्योरी के वजह से आज हम लोग इतना आराम से, या कह सकते हो कि बहुत सारी चीजें जो है वो हम लोग के पास अवेलेबल है, डेट इज ड्यू टू द न्यूटन सर, है ना। तो पढ़ते समय तो ऐसा खूब मन में आता है कि क्यों न्यूटन ने ऐसा किया। पर जब वही पंखे के हवा में आराम से गर्मी के दिन में बैठे हो तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, साइंस ने इतना तो डेवलप कर लिया कि जो हम लोगों को आराम दे सके। ओके, तो साइंस इसलिए ही तो है कि जो गॉड ने बनाया, जो सब कुछ नेचर में हो रहा है। फैन और न्यूटन में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर इनडायरेक्ट देखो, जब तुम आगे और पढ़ोगे तो न्यूटन साहब का लेन देन मैथ्स में भी है, फिजिक्स में भी है, थोड़ा बहुत वो शायद बायोलॉजी में भी घुस चुके होंगे। तो उनका बोल सकते हो कि जो कंट्रीब्यूशन है वो सभी जगह है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते कि न्यूटन साहब का हाँ बोलोगे कि अब उन्होंने तो फैन बनाया नहीं। देखो, एटम बम तो आइंस्टीन ने भी नहीं बनाया था, पर उनके थ्योरी के बदौलत लोग उसके आगे सोचना स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या न्यूटन ने ही सब कुछ पहले से जान के रखा था क्या? ऑल ऑफ द सडन ग्रेविटेशन का खोज न्यूटन ने किया? नहीं, इसके बारे में चर्चा बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी। ग्रेविटेशन के बारे में सिर्फ और सिर्फ ये न्यूटन का देन नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। धीरे धीरे आप उनका नाम भी जानोगे। गैलीलियो ने भी अपना एक रिसर्च किया था, है ना। उसके बाद इस पे बहुत सारे लोगों का अपना अलग अलग कंसेप्ट बनते हुए दिखा, पर कोई एग्जैक्ट थ्योरी नहीं दिया जिसको चारों तरफ से जिसको सजेशन मिल सके कि हाँ ठीक है, ये बात सही आपने बोली। फिजिक्स मीन्स व्हाट, या किसी भी आप साइंस की बात कर लो, हर एक थ्योरी के पीछे सिर्फ और सिर्फ उस आदमी का थ्योरी नहीं होता है कि एक आदमी आया बोल दिया और वो फाइनल हो गया। नो, ऐसे नहीं होता है। एक ऐसा चीज है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, हो रहा है, सामने दिख रहा है। क्या सेब उसी दिन पहली बार गिरा था? नहीं, उससे पहले भी गिर चुका था। तो चीजें, सब चीज हो रही है हमारे एटमोस्फियर में, हमारे आसपास, इन्वायरमेंट में, सब जगह। पर ऑब्जर्व कोई एक आदमी करता है, फिर वो उसके बारे में बात करता है, गलत या सही पता नहीं, पर उसके बारे में बोलता है। शुभम उसके पहले भी देखा था, पर किसी ने गौर नहीं किया, है ना ऐसा। पहले भी गिरा होगा, लोग पहले भी गिरते होंगे, फ्रिक्शन आज से नहीं, जब से अर्थ का या जब भी लोग यहाँ पर अपना जिंदगी जीना स्टार्ट किए होंगे, फ्रिक्शन तब से लग रहा था। लेकिन किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया कि फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, या है क्या, ये होता क्या है। यस यस, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अनडिस्कवर्ड, है ना। बहुत सारी चीजों अगर देखा जाए, हाँ, तो ऐसे लोगों को ही तो पागल बोल दिया था ना कि छोड़ो इसको, ये तो पागल है, इसको कुछ समझ में, हर चीज में क्यों पूछता है, हर चीज में ये करता है, वो चीज करता है। जो कुछ अटपटा सा काम करते हैं तो उनको लोग सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है, ये किसी काम का नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। और बाद में वही आदमी सब कुछ कर जाता है ना। यही तो पागलपन है कि अगर आप किसी चीज के पीछे पड़ जाओ तो उसको 100% पूरे लगन के साथ करो और वो चीज आपसे हो जाएगी, है ना। वैसे न्यूटन ने भी किया था। और आप लोग को एक चीज जानकर आश्चर्य हो जाएगी कि न्यूटन ने जो भी आपने थ्योरी उन्होंने लिखा था, या जो भी उन्होंने फॉर्मूला उस समय डिराइव किया था, वो चीज उन्होंने फाड़ दिया था, वो चीज फेंक दिया था उन्होंने। बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट ने उनसे आकर के मिला और वो बोला कि आपने ये चीज डिराइव किया था, ये चीज किया था। लाइक आप 11th-12 में जाओगे तो एक डेरिवेशन और इंटीग्रेशन नाम का एक मैथमेटिक्स पूरा चैप्टर कैलकुलस पढ़ने को मिलेगा। दैट वाज टोटली डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। एक नया मैथमेटिक्स ही उन्होंने पूरा डिस्कवर किया था, इंटीग्रेशन का।
वो सब कुछ फेल गया था, बाद में उस साइंटिस्ट ने उनको प्रमोट किया उनको, और फिर से उन नया पेपर पब्लिश कराया बोल करके उनको, यू नो। तो यूं ही कोई रातों रात साइंटिस्ट नहीं बन जाता है। अगर आपको साइंटिस्ट बनना, किसी चीज के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपके पास डिटेल नॉलेज हो गया, लाइक पीएचडी मींस व्हाट, आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया, एक किसी थ्योरी को पकड़ लिया, पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को कंसीडर किया, एंड देन आपने उसके ऊपर रिसर्च किया, आपको उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज पता चल गया, फिर आपने अपने जो व्यूज, जो आपने स्टडी किया, उसको आप पब्लिश करते हो। पब्लिश करने के लिए एक इंटरनेशनल ऐसा सोसाइटी भी है, नेशनल सोसाइटी भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च पेपर। आप लोग सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च पेपर, है ना। तो ये रिसर्च पेपर आप लिखते हो, तैयार करते हो, उनको देते हो। हाँ, वेरी गुड, सुने हो तो अच्छी बात है। रिसर्च पेपर वो आप लिखते हो, खुद से तैयार करते हो, फिर वो पब्लिश कराया जाता है ऑन वेबसाइट, लाइक वेबसाइट या किसी पब्लिकेशन से प्रिंट करा करके लोगों के बीच में सर्कुलेट किया जाता है। फिर जैसे यूट्यूब पर कैसे होता है कि आप कोई वीडियो अपलोड किए, जितने ज्यादा व्यूज मिलेंगे आप उतने ही ज्यादा फेमस होते चले जाओ। जस्ट लाइक सेम वे ये साइंटिस्ट वाला भी काम होता है। आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करते हो, वो रिसर्च पेपर अगर कोई दूसरा आदमी देखता है, उसको पढ़ता है, फिर उसको लाइक करता है, फिर दूसरे आदमी को बोलता है कि ये है, ये कंटेंट है, फिर वो उसको पढ़ता है ना। तो ऐसे ऐसे करते करते जितने सारे लोग उसको पढ़ेंगे, जितने ज्यादा लोग उसको देखेंगे, तब जाकर के वो साइंटिस्ट धीरे धीरे फेमस हो जाता है। फिर आपके रिसर्च पेपर के बेसिस पर अगर कोई दूसरा साइंटिस्ट उसके आगे रिसर्च स्टार्ट कर देता है, आई बात समझ में, या उसने अपने किसी रिसर्च में आपके रिसर्च पेपर का नाम डालता है कि मैंने रेफरेंस इस रिसर्च पेपर से लिया है, तब आपकी अहमियत बढ़ जाती है, तब आप साइंटिस्ट बन जाते हो। ओके, फिर उसके बाद जो आपने थ्योरी दिया, उसके लिए एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, सोसाइटी ऑफ साइंटिस्ट है, वो लोग बैठेंगे, वहां पर मीटिंग होगा, आप खुद को प्रेजेंट करिएगा कि हाँ मेरा व्यू ये है, ये ऐसा है। फिर वो लोग सोचेंगे और वो मानेंगे कि हाँ आपने जो कहा वो ठीक है। जहां कहीं भी अगर फिजिक्स का लॉ वायलेट होगा, लाइक लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सब लॉ है। अगर कोई भी लॉ अगर वायलेट होता है तो आपको पॉइंट आउट करेंगे, बताएंगे कि ये लॉ वायलेट हो रहा है, तो फिर ये थ्योरी सही कैसे हो जाए। फिर आपको एक्सप्लेन करना होता है कि हाँ ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया। तो ऑल ऑफ द सडन ये एक रात की बात नहीं है कि हमने गाना गाया, यूट्यूब पे डाला और सुपरहिट हो गए, नहीं। दिस इज द चेन, ये एक प्रोसेस है। ओके, सो हम लोग बातों ही बातों में बहुत दूसरे जगह चले गए। सो न्यूटन साहब ने जो ग्रेविटेशन में बताया, वो सिर्फ और सिर्फ ये इनका अकेले का वर्क नहीं है, इनके पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में कुछ ना कुछ ट्राई किया, बट सक्सेस न्यूटन ने किया। और न्यूटन ने जो बताया वो कुछ ऐसा था जिसको एक फेमस नाम भी दिया गया, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। साइंटिस्ट आप भी बन सकते हो, यू कैन ट्राई, वट एवर इज योर फेवरेट पार्ट, आप उसमें ट्राई कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। और नहीं तो बीएससी करके लिवलीहुड में लग जाओगे तो हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि से अगर आपने बीएससी किया, लिवलीहुड में किया, तो आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो, अभी भी आपके पास चांस है। उसके बाद भी आप अपने इंटरेस्ट को बनाए रखिए। शुभम ऐसे मत बोलो यार साइंटिस्ट का वैल्यू कहाँ है, साइंटिस्ट का वैल्यू है, हाँ, पर आप बोलोगे कि से हम रॉक स्टार हो जाए तो वो वाली वैल्यू तो नहीं है। साइंटिस्ट की इज्जत साइंटिस्ट की समाज में ही होती है ना। है वो एक कहावत है ना, जिसको बोलते हैं बंदर क्या जाने आदि की सवाल है। तो जिसको उससे कुछ मतलब ही नहीं है तो वो उसको क्यों वैल्यू देगा।
तुम जानते हो, अभी समझो कि तुम्हारे पास एक सामने एक साइड में पवन सिंह बैठा दे, दूसरे साइड में न्यूटन को बैठा दे, तो तुम किसके पास जाओगे? अब खुद को इससे आंक लो कि साइंटिस्ट को वैल्यू कौन देता है। ठीक है, जब जब गगनयान फेल हुआ था तो पूरा देश एक साथ में रो रहा था। आप लोग देखे होंगे शायद लाइव, या सो गए होंगे। चंद्रयान जो चंद्रमा पर भेजा गया था, मोदी जी जब गए थे वहां पर। सुबह झूठ मत बोलो, स्कूल था सर, रात में प्रोग्राम था, वो रात को 1:30 बजे तक चला था। हाँ, तो मैंने लाइव देखा था सब कुछ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। जिसको इंटरेस्ट है वो देखेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन्वेंशन अभी भी चालू है। अगर आप लोग अभी भी नेट पर सर्च करोगे, इंटरनेट पर, न्यू फिजिक्स पब्लिश्ड पेपर, है ना, तो उसमें लिस्ट ऑफ पेपर आ जाएंगे कि किस किस चीज पर अभी रिसर्च चल रहा है। राइट नाउ अभी जो रिसर्च का फील्ड है वो है नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। साइंटिस्ट अभी बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, है ना। नैनो मीन समझ रहे हो ना, 10⁻⁹ इस साइज के पार्टिकल्स के ऊपर, कुछ उस तरह के पार्टिकल को इस्तेमाल करके कुछ नया मटेरियल बनाया जाए, कुछ ऐसी चीज बनाया जाए, तो उसके ऊपर नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क चल रहा है ना। कैश थ्योरी के ऊपर काम चल रहा है, एंड एस्ट्रोलॉजी में तो काम चल ही रहा है, ब्लैक होल के ऊपर। अभी हाल फिलहाल में जो 3 नोबेल प्राइज मिला है, दैट ऑल ड्यू टू द फॉर ब्लैक होल मिला है। तो ऐसा नहीं है, आपके काम को लोग सराहते भी हैं, उसको रिकॉग्निशन मिलता है, बशर्ते कि ठीक है, काम सही होना चाहिए। अच्छा, ये जिसको भी मिला है पार्किंसन, ये इनके पीछे का जो ड्रिवन फोर्स था, दैट वाज द इंडियन साइंटिस्ट। एक इंडियन साइंटिस्ट ने से ही उन्होंने सब कुछ डिराइव कराया था। उन्होंने ही उनको ब्लैक होल के बारे में बताया था। ही वाज फ्रॉम कलकत्ता। ओके, आइंस्टीन जब क्वांटम थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे, तब इंडियन साइंटिस्ट बोसोन ने ही एक सबसे पहले गॉड पार्टिकल जिसको बोलते हैं, गॉड पार्टिकल का इन्वेंशन आइंस्टीन से पहले कर दिया था। और उन्होंने आइंस्टीन को प्रॉपर लेटर भी लिखा था कि आई हैव डिस्कवर्ड दिस वन, अगर ये ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा होता है। ये सब कुछ बोसोन, आज भी उसको बोसोन पार्टिकल कहते हैं। साइंटिस्ट के लैंग्वेज में उस गॉड पार्टिकल को बोसोन पार्टिकल कहा जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, बस कि आपका काम सही होना चाहिए। हाँ, चलिए, सो बैक टू द सिलेबस, आते हैं अपने काम पर। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था ये आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था, सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने क्या कहा था? एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स, याद रखना मैं पार्टिकल बोल रहा हूं, पार्टिकल मतलब जिसके पास मास हो। सो एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स attracts each other, attracts each other by a force, by a force known as, उन्होंने इसका नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जितने भी पार्टिकल है यूनिवर्स में, सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक फोर्स के द्वारा। उस फोर्स का नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें और भी उन्होंने बताया, वो क्या था? दैट फोर्स इज, that force is directly proportional to, डायरेक्टली, मैं बताता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, पर पहले
लिख लेता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportion to a square of इधर दिख रहा है क्या? हाँ, स्क्वायर ऑफ सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो उन्होंने ये लॉ दिया था। पहली बात उन्होंने क्या बताया था कि जो इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं जिनके पास मास है, वो सब के सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब मन में डाउट ये होता है कि क्या दो इंसान भी आपस में एक फोर्स लगा रहा होगा? हाँ, लगाता है, बिल्कुल लगाता है। जिसके पास मास है उसके पास ग्रेविटेशनल पुल होता है ना। फिर क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, फिर वो अगर फोर्स लगाता है तो हम लोग खींचे क्यों नहीं जाते? इसका आंसर ये है कि ये जो फोर्स होता है दैट इज वीकेस्ट इन द यूनिवर्स। इससे कम फोर्स जो अवेलेबल है, इससे कम फोर्स है नहीं। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स, इसलिए हमें फील नहीं होता है। वो मास उतना फोर्स हमारे अंदर इनर्शिया प्रोड्यूस नहीं कर पाता है कि हम अपने आप खींचे चले जाएंगे। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स ये हर एक पार्टिकल में वैलिड है, अवेलेबल है, सब जगह ये लगता है। यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में ये लगता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अर्थ के केस में ही वैलिड है, नहीं। अर्थ और सन के बीच में भी है, अर्थ और मून के बीच में भी है, मून और अर्थ के बीच में है, मून और सन के बीच में है, मून मार्स के बीच में है। हर जितने भी पार्टिकल है, जितने भी बॉडीज है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, सबके बीच में फोर्स लगता है। और ये जो फोर्स लग रहा है ये प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका मतलब क्या हो गया? पहले समझिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया। ये आप लोग शायद पढ़े होंगे प्रोपोर्शन में, जब 6th 7th में हो गए तब डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि दो कोई क्वांटिटी है, इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी, ये जो सिंबल है ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का, है ना। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। सो इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी, तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ ए इंक्रीज देन बी इंक्रीज, and if A decrease then B decrease। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ये अगर A बढ़ा तो B भी बढ़ेगा, अगर A घटा तो B भी घटेगा। बात समझ में आई? ये क्लियर है क्या आपको? किसी को डाउट है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन में? नहीं। अब इनवर्सली प्रोपोर्शन समझिए। इनवर्सली प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? ये सब टर्म आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाली है आगे चल करके। इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन कैसे लिखा जाता है? इफ देयर आर टू क्वांटिटीज देन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 by b। इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शन। सिंबल देखिए अभी भी वही है, बस सिर्फ हमने क्या कर दिया, एक को डिवाइड में कर दिया। क्या समझ में आया? अब देखिए, अब इस केस में क्या होगा? अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा।
ठीक है। और दूसरा, अगर ए घटेगा तो बी को बढ़ना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ता है एक घटता है। पॉइंट क्लियर है क्या? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि यहां पर बी का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू हो गया आपका 1/b, है ना। मान लीजिए कि एक जगह हमने लिख दिया 1/b। अब बी की जगह हम लोग कुछ वैल्यू पुट करते हैं। मान लीजिए कि अगर बी का वैल्यू 2 पुट किया तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.5। अगर हमने बी का वैल्यू 4 पुट किया तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.25। अब देखिए, बी का वैल्यू इंक्रीज किया, 2 से 4 हुआ, तो ए का वैल्यू क्या हो गया? डिक्रीज कर गया, 0.5 से 0.25 हो गया। तो हमने क्या किया है? बी का वैल्यू इंक्रीज किया तो ए का वैल्यू डिक्रीज हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात समझ में आई? तो अब हम लोग इस स्टेटमेंट को हम लोग एक फिगर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं कि बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, उन्होंने कहना क्या चाहा। प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, स्क्वायर ऑफ सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको अगर हम लोग फिगर के रूप में रिप्रेजेंट करें तो मान लीजिए कि दो मास हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। एक का मास था m1 और दूसरे का मास हो गया m2। एक का मास हो गया m1 और दूसरे का मास हो गया m2। हमने क्या बोला है कि यू हैव टू जस्ट कंपेयर कि इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर क्या हो। अगर बी का वैल्यू 1 रख दो, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका मतलब बी का वैल्यू अगर हमने 2 रखा था तो ए का वैल्यू आ गया था 0.5। बी का वैल्यू हम लोगों ने 4 रखा था तो ए का वैल्यू आ गया था 0.5। अगर बी का वैल्यू आप अगर 1 रखोगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब जब आप बी का वैल्यू डिक्रीज किए, 2 से 1 किया, तो ए का वैल्यू क्या हो गया? देखो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर, 0.5 से 1। मतलब बी का वैल्यू डिक्रीज किए तो ए का वैल्यू इंक्रीज कर गया। You have to just compare between the two situations, है ना। अब देखिए न्यूटन साहब ने क्या जो इंटरप्रेट किया, उन्होंने कुछ ऐसा किया। उन्होंने मान लिया कि चलो देख लो, ये दो मास हो, है ना। एक का मास हमने मान लिया m1 है, दूसरे का मान लिया m2। तो न्यूटन साहब ने क्या बोला कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, और ये फोर्स हमेशा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बीच में दीवार खड़ा कर दिया और इन दोनों के बीच में फोर्स खत्म हो गया, नहीं। इनके बीच में फोर्स हमेशा लगेगा। ये किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ पे कोई मीडियम होगा भी या नहीं। दोनों दीवार के आस पास भी रखे होंगे तो भी लगेगा। बीच में दीवार लगा दो, चाहे पानी में डाल दो, चाहे ऊपर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा मतलब लगेगा। ऐसा न्यूटन ने बोला। उन्होंने दो मास एज्यूम कर लिया, फिर इन दोनों के बीच में सेंटर डिस्टेंस मान लिया कि ये है r। ठीक है, इसका नाम भी दे देते हैं, मास a हो गया, मास g हो गया। तो उन्होंने जो बोला कि दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है F, थोड़े देर के लिए मैं इसको Fg बोल देता हूं। दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of their masses, that is m1 and m2, and this force is directly inversely proportional to a square of center distance between them, r square. Clear? तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन is directly and inversely proportional to the product of their masses and square of their distance. सही है क्या? अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इक्वल्स टू का साइन लगाने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म ऐड करना पड़ेगा।
कांस्टेंट टाइम ऐड करना पड़ता है, और वो जो कांस्टेंट उन्होंने ऐड किया जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r। ये जो जी है ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर है क्या? कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया शिखर? मुझे लग रहा है ये कांस्टेंट टर्म नहीं समझ में आया सर। हाँ, सर वो आर किसको माने सर, और वो मल्टीप्लाई कैसे कर दिए m1 और m2 को? ये तो स्टेटमेंट में लिखा गया था ना कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सर वो आर क्या है सर? r इज द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम। सर कांस्टेंट में आप जी ही क्यों लगाए सर, एच भी तो लगा सकते हैं। बिल्कुल, मैं h भी लगा सकता था। अब अगर आप इसका नामकरण बदल दोगे तो मैं h बोलने लगूंगा आज से। फॉर्मूला बनता है क्या सर? ग्रेविटेशन से कैपिटल जी चुना करते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसलिए कैपिटल जी लिखा गया। ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट मिलेंगे। अभी आप बोलोगे कि ये कांस्टेंट क्यों लगाया, तो देखो अगर मैं बोलता हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये मेरा कहना है, फॉरगेट अबाउट दिस वन। भाई ये थ्योरी है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो मास को बढ़ना चाहिए, या बोल सकते हैं इनवर्सली कि मास को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो फोर्स को बढ़ना चाहिए, है ना। तो क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा फोर्स, जैसे मान लो कि अगर फोर्स इक्वल टू 2 है तो मास भी 2, अगर मास को हमने 3 किया तो फोर्स हमेशा 3 होगा, ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं ना। फोर्स कुछ भी हो सकता है, अगर मैंने मास को 3 बढ़ाया तो ये 4 हो सकता है। आया, अगर मैंने मास को 4 किया तो ये 6 हो सकता है। बढ़ रहा है ना। हमें किससे मतलब था कि क्या मास को बढ़ाने से फोर्स बढ़ रहा है, तो हाँ बढ़ रहा है। क्या दोनों बराबर बढ़ना चाहिए, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। ये ऐसा तब होता जब हम लोग लिख देते कि फोर्स इज इक्वल टू मास। अगर मैं ऐसा फोर्स इज इक्वल टू मास लिख दूं, इसका मतलब क्या होगा कि मास का वैल्यू 2 तो फोर्स का वैल्यू 2, मास का वैल्यू 3 तो फोर्स का वैल्यू 3, मास का वैल्यू 4 तो फोर्स का वैल्यू 4। इसका तो मतलब यही हो गया ना। और क्या हर केस में ऐसा होगा? नहीं। इसके लिए प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाते समय कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया जाता है। अब ये k का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं आया समझ में? समझ में आया क्या या नहीं आया? तो कांस्टेंट टर्म ये हम लोग ऐड करते हैं खुद से। अब लोग ये g का वैल्यू ही क्यों ऐड किया? क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया, उन्होंने ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया। हालांकि ये न्यूटन ने नहीं फाइंड आउट किया था, किसी और साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था, पर ये जी का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया। उन्होंने सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया था, ये फॉर्मूला किसी और ने दिया। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है क्या इसमें? किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। ओके, देख आज के बाद आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। हाँ शुभम, कांस्टेंट क्यों लग रहा है, यही तो मैं अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। कांस्टेंट क्यों लगता है? कांस्टेंट इसलिए लगता है जैसे मैंने मान लो मैंने बोल दिया कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, है ना। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई मैथमेटिकल फार्मूला तो नहीं है ना। a b के बराबर बढ़ता है, b बढ़ता है तो a बढ़ता है, ये मान लें। पर b बढ़ता है तो a कितना बढ़ता है, क्वेश्चन ये है।
वीडियो लाइक कर रहा है क्या? ठीक हो जाए तो बताना यार। ठीक है क्या अभी? ठीक है सुबह। हाँ काम चलाना ही पड़ेगा क्योंकि कल हमारी तरफ इलेक्शन है। पता नहीं ये जब से इधर ये माहौल बना है तब से नेटवर्क का सिचुएशन खराब चल रहा है। काम चलाओ। मैं यही बोलूंगा। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी तो बी अगर बढ़ता है तो ए कितना बढ़ता है ना? अगर बी बढ़ता है तो कितना बढ़ता है यही क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि अगर हमने बी का वैल्यू 2 लिया तो ए का वैल्यू 4 है। अगर हमने बी का वैल्यू 3 लिया तो ए का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है बी का वैल्यू 4 लिया तो ए का वैल्यू 8 है। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग बी का वैल्यू बढ़ा रहे हैं ए का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना। ये किस रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, कैसे हो रहा है? इसलिए हम लोग देते हैं एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर। ये हमें के का वैल्यू कैसे पता चल जाएगा? यहां पर कर लो a by b is directly proportional to k। a by b is equal to k हो गया। अब इन दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा। करके देख लो 2/4 बराबर 3/6 is equal to 4/8 is equal to k। मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? k की जगह मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/2 क्योंकि यहां से हमें मिल रहा है 1/2। बात आ रही समझ में? ना समझ में आए तो बता दो। तो इस रेशियो से मैं फॉर्मूला कैसे बना दूंगा? a इज इक्वल टू b/2। ऐसे कुछ एक नया कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया टू रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टू फॉर्म अ फॉर्मूला। इसलिए हम लोग एक कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। यस दे आर ऑलवेज इंटरएक्टिव इन दिस। यही तो खास बात है ग्रेविटेशन का जब प्रॉपर्टी लिखा होगा तो उसमें करता था। ठीक है ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में लगने वाले टर्म्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। फॉर्मूला तो सब लोग याद कर लेता है Gm1 m2 by r। m1 m2 क्या है पता नहीं, r क्या है पता नहीं, g क्या है पता नहीं। तो पता नहीं है तो फिर फॉर्मूला क्यों याद? कोई फायदा है क्या ऐसे याद करने का? तो इन सब का मतलब समझिए कि m1 और m2 का मतलब क्या है। तो हियर m1 क्या है? मास ऑफ अ बॉडी। और m2 क्या है? अच्छा ये मास किस में होना चाहिए हमेशा? इन केजी। ये हमेशा एसआई यूनिट में होगा, केजी में होगा। अगर आपको ग्राम में दिया गया है क्वेश्चन में तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, है ना? तो कोई अगर यूनिट में दिया गया है आप उसको कन्वर्ट करिएगा किसमें? केजी में, बिकॉज एसआई यूनिट केजी है। तो m2 क्या है? दैट इज आल्सो मास ऑफ another body। मास ऑफ another body इन केजी। ये भी केजी में ही चाहिए अपने को। ओके आर क्या है? सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू masses। सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू masses इन मीटर। ये किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। एसआई यूनिट इसका क्या है? मीटर है।
और जो जी है, जी, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जी का वैल्यू कितना होता है? जी इक्वल टू हो जाता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये होता है जी का वैल्यू। क्या क्लियर है? सबको क्लियर है क्या? ओके, अगर ये क्लियर है तो फिर आप लोग मुझे बताइए व्हाट विल बी यूनिट ऑफ जी। जी का यूनिट क्या होना चाहिए? फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? सीधा एफ जी इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses, मीटर स्क्वायर kg. Okay, let's take it out. That Fg is Newton meter square kg square. चलो देखते हैं। F इक्वल टू क्या था? G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो इस फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? G का पता नहीं है, m1 m2 का क्या हो जाएगा? kg स्क्वायर और मीटर स्क्वायर डिवाइड में हमें जी का वैल्यू चाहिए, मतलब इन सबको इक्वल टू ये साइड में लेके आएगा। मतलब जी इक्वल टू क्या आएगा? न्यूटन के साथ मीटर का मल्टीप्लाई न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। दिस विल बी द यूनिट ऑफ जी हैज यूनिट जी। जी का यूनिट ये होता है। तो जब भी आप जी का वैल्यू लिखेंगे तो यूनिट साथ में जरूर लिखिएगा। क्या? G is equal to 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। किसी को डाउट है इसमें, शक है क्या? यह वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। याद रखिएगा 10⁻⁻11 है, ना कि +11 है। कंफ्यूजन यहीं पर हो जाता है कि +11 था कि -11 था। क्योंकि ये वीकेस्ट फोर्स है तो यहाँ पर माइनस साइन लगेगा। अच्छा, 10⁻⁻11 का मतलब क्या होगा? 10⁻⁻11 का मतलब हो जाता है 1/10⁻। ओके, वीडियो लाइक कर जाता है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, नेटवर्क को सही हो जाने देते हैं। शुभम, यस बिल्कुल, हमारे और आपके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगी रहा है। भले ही आप छपरा में हो तो इसका मतलब क्या हो? हम दोनों मास हैं, हम दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है। जस्ट कैलकुलेट कि व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन यू एंड अस। इस पर एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं, करते हैं ना? प्रत्यक्षम किम प्रमाण में क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या ये सबको क्लियर है? नहीं, मैं छपरा में नहीं हूं। हाँ, नोट कर लीजिए ना, प्लीज नोट कर लीजिए जल्दी से। मैं अपने गांव से स्ट्रीम कर रहा हूँ। आई विल गेट टू यू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ भी फाइंड आउट करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा आप लोगों से मैं तो पूछ लूं कि आप लोगों को आता क्या है, बिकॉज अब जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल करने जाएंगे
तो आपको मैथमेटिक्स काफी तगड़ी आनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, देन हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर जाएंगे। अगर ये लिखना हो गया हो तो बताइएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। आप लोगों को एक्सपोनेंशियल का मैथमेटिक्स आता है क्या? कौन सा जी का वैल्यू? स्मॉल जी का वैल्यू नहीं है, कैपिटल जी का वैल्यू है। याद रखना, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, है ना। ये जो जी है, दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। और ये जो जी है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब भी बताना हो तो ये जी और ये जी में फर्क आप समझ जाइए। कैपिटल जी और स्मॉल जी, ये दो अलग अलग पैरामीटर्स को शो करते हैं। एक का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और एक का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक एक्सेलरेशन है और एक कांस्टेंट टर्म है। ये जी का वैल्यू चेंज होता है, ये जी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। क्या ये हो गया जी का वैल्यू लिखना? ये कंप्लीट हो गया क्या? जी का यूनिट लिखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हो गया? पॉइंट क्लियर है सबको? आई होप ये हो गया हो। रब कर देता हूं मैं। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट जी। वो जी क्या है? नोट में लिख लीजिए। The value of G is constant throughout the universe. मतलब ये हो गया कि ये जो जी का वैल्यू है ये कांस्टेंट होता है, ये पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होगा। चाहे आपको फोर्स अर्थ और सन के बीच में निकालना हो, चाहे आपको फोर्स अर्थ और मार्स के बीच में निकालना हो, चाहे आपको फोर्स अर्थ एंड मून के बीच में निकालना हो, फर्क इससे नहीं पड़ता है। जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ये आपको 11th में सुबह बताया जाएगा कि जी का वैल्यू कैसे निकला, है ना। छोटा सा एक अप्रेंटिस था, किसी ने एक दिमाग लगाया, बस जी का वैल्यू निकल गया। वैसे आप लोग नेट पर देख भी सकते हो, इस तरह का अप्रेंटिस लगाया गया। ऐसा नहीं, ऐसा थ्रेड था और इस थ्रेड में दो मास बांध दिए ऐसा, है ना। और यहां पर लगा दिया गया था एक मिरर। अब जैसे ही इसको छोड़ा गया था, यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जो ऐसे जा रहा था, जैसे ही ये थ्रेड मूव करेगा, लाइट का इंसिडेंट एंगल बदल जाएगा और ये इसका कुछ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर जो चेंज आएगा थीटा, यहां से हम लोगों को पता चला था कि इस जी का वैल्यू कितना है। ये सब आगे आप लोग पढ़ोगे, ये कैसे आया। जानना चाहते हो डिटेल में तो यूट्यूब पर देख लेना अपने लिए।
फॉर्मूला में यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, है ना, जैसे दो मास को रख दिया, जैसे मान लो कि 1 केजी और 1 केजी दो मास रख दिए, और दोनों को अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख दिए, दोनों के बीच में फोर्स कितना लगना चाहिए था? 1 न्यूटन। Am I correct? जो न्यूटन ने बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास m1 एंड m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। मैं बोल रहा हूं कि अगर मास m1 इज इक्वल टू हो गया 1 केजी, m2 इज इक्वल टू हो गया 1 केजी, और जो r का वैल्यू है ये भी हो गया 1 मीटर। दैट मींस जो हमारा फोर्स है ये 1 न्यूटन आना चाहिए था। ये हमारा परसेप्शन है, करेक्ट? पर ये 1 न्यूटन नहीं आया। हाँ शुभम बोलिए। शुभम, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो अगर मान लीजिए कि मास 1 का वैल्यू 1 केजी ले लिया जाए, m2 का वैल्यू 1 केजी ले लिया जाए और सेंटर डिस्टेंस 1 मीटर ले लिया जाए, और कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, जी हम लोग नहीं लगाते हैं इसमें, तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, फोर्स इक्वल टू m1 m2 बाय r। ठीक है, तो अगर m1 का वैल्यू 1 रख दे, m2 का वैल्यू 1 रख दे, r का वैल्यू 1 रख दे, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, फोर्स शुड बी 1 न्यूटन। ये हमें एक्सपेरिमेंटली मिलना चाहिए था, पर हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास जो फोर्स आ गया वो फोर्स कितना आ गया? That will be equal to the 6.67 into 10 to the power minus of 8. उन्होंने बोला ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आया, यही वो कांस्टेंट है। हाँ अगर मैं बताइए, बोलिए। क्या सुबह कौन क्यों आया? जी के बारे में बात कर रहे हो? हाँ तो जी तो बता तो रहा हूं, वो इसलिए तो आया क्योंकि एक्सपेरिमेंट, अगर मैं बताता हूँ स्मॉल जी की वैल्यू, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा कुछ न्यूमेरिकल कर लीजिए, फिर आपको आइडिया रहेगा कि स्मॉल जी का वैल्यू कैसे निकालना है। ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा प्रूफ किया गया कि जो हमारा फोर्स है वो इतना टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ देयर मास डिवाइडेड बाय इतना। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड आउट किया। सुबह उसके पीछे का थ्योरी मैं आपको नहीं बता सकता, ये कैसे फाइंड आउट किया गया, उसके लिए एक पूरा एक्सपेरिमेंट लगता है, उसके लिए आपको मैं अभी नहीं बता सकता, बस इतना समझ लीजिए। लाइट का रिफ्लेक्शन का रूल्स आपको पता होना चाहिए, मटेरियल मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के हम इस स्टेटस के बारे में आपको बता सकते हैं। You don't know about the torsion, what is the formula of torsion, what is the law of angle of reflection, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। मैं कितनी चीजें आपको बताऊंगा, बात आ रही समझ में? ये सब चीज आप 11 में पढ़ोगे, थोड़ा धीरे से रखो, आगे बढ़ेंगे आप। किसी को डाउट है? नहीं, सीकर नहीं। अब सुबह ये नहीं आया, दिस इज द गेम ऑफ नेचर। अब ये हम कैसे बता सकते हैं कि क्यों नहीं आया? हमारे थ्योरी में कोई इशू नहीं था, हमारे थ्योरी में कोई इशू नहीं था। हमारा जो वैल्यू जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था थ्योरी कि ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, ये तो सही है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये भी सही है। तो हमें सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से काम नहीं चलेगा ना, हमें तो चाहिए मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसके बेसिस पर हम लोग एग्जैक्ट फोर्स निकाल सके। बात आ रही है समझ में?
हमें चाहिए वो फॉर्मूला जिसके बेसिस पर हम लोग एग्जैक्ट फोर्स निकाल सके बिटवीन टू मासेस। तो उसके लिए फॉर्मूला को जनरलाइज करने के लिए वो प्रोपोर्शनल को साइन हटा करके इक्वल्स टू का साइन देना जरूरी है। अभी भी नहीं आया समझ में, फिर से ट्राई करता हूं, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से कभी बाद में ट्राई करेंगे। बिकॉज ये चीजें अभी शायद आपको नहीं समझ में आएगा, बार बार जब करेंगे तो चीजें आपको शायद समझ में आ जाए, है ना। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा फोर्स और हमने एक्सपेरिमेंट किया है, एक सेटअप ऐसा बना लिया जहां पर हम लोगों ने दे दिया m1 = 1 kg, m2 = 1 kg हो और r = 1 मीटर हो, है ना। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो जो हम लोगों ने फोर्स मेजर किया इन सारे मासों सेटअप बना करके। अच्छा, अभी ठीक है क्या वीडियो? शुभम, शिखर, अब्दुल्ला, फराज, वीडियो ठीक है क्या? ओके, अंशु का ठीक नहीं है। अंशु समझ नहीं सकती हो, समझ पा रही हो क्या ये? अगर नहीं समझ पा रही हो, हाँ, अगर नहीं समझ पा रही हो तो एक बार वापस से आप लोग यूट्यूब पर देख लीजिएगा, तब वीडियो शायद क्लियर रहेगा, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने इतने 3-4 ऑब्जेक्ट लेकर के एक एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया कि जो न्यूटन ने बोला था क्या वो सही बोला था क्या, इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, तो ठीक है। वही बता रहा हूँ शुभम जी, आने का रीजन यही है। एक्सपेरिमेंट किया, ये मास को रखा गया, जब फोर्स हम लोगों ने जब देखा ये सब मास को प्लेस करने के बाद जो देयर शुड बी m4। अब देखो, नामकरण के पीछे कोई रीजन नहीं होता है कि जी का वैल्यू कैपिटल जी क्यों लिखा। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हमेशा उन दोनों के बीच में फोर्स 2 ही ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा। अब ये 4 ऑब्जेक्ट अगर आपने लिया, 4 ऑब्जेक्ट लिया, तो इन चारों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कैसे लगेगा? जैसे 1 2 3 4, ये 4 ऑब्जेक्ट है, तो एक को लगा होगा 1 और 3 के बीच में, इधर पे 3 और 2 के बीच में, इधर पे 3 और 4 के बीच में, इधर पे। तो इन तीनों पर इस मास पर इन तीनों की वजह से जो नेट फोर्स आएगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मान लो इधर की तरफ फोर्स लगा F1, इधर की तरफ लगा F2, तो इन तीनों फोर्सेस को हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा कि आखिर नेट फोर्स इस पर कितना लगेगा। 4 होगा तो भी फोर्स लगेगा, 3 होगा तो भी लगेगा, इनफाइनाइट होगा तो भी लगेगा। बात आ रही समझ में? क्लियर है क्या सबको? सबको क्या? शुभम तुम्हारा डाउट था, क्लियर हुआ क्या? हाँ, ओके। तो जी का वैल्यू देखिए ऐसे है, उन्होंने अब मान लो कि अगर काम 2 से चल रहा है तो हम 4 क्यों लगाए उसमें? अगर 2 रुपए में काम हो रहा है तो नहीं सर 10 रुपया वाला क्यों नहीं लगाए? अरे नहीं लगाया, 2 रुपये में काम चल गया तो चल गया। बात आई समझ में? तो अगर मुझे काम सिंपल वे में अगर निकल के आ रहा है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट 2 मास से कंप्लीट हो रहा है, तो हम उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें? I have to just prove कि whatever Newton had said is correct or not.
अगर वो 2 मास के लिए फेलियर हो जा रहा है तो 3 मास के लिए भी फेल हो जाएगा, फिर वो 2 नहीं रह जाएगा क्योंकि वो 2 मास में फेल हो गया। पहले 2 मास को अगर प्रूव हो जाए तो तीसरा मास पर चेक करेंगे, तीसरा मास में भी प्रूव हो गया तो चौथे मास में भी चेक करेंगे। पॉइंट क्लियर है क्या? तो किया सब पे। शुभम आई नो वॉइस एंड वीडियो थोड़ा लैग कर रहा होगा, कर भी सकता है बिकॉज ऑफ नेटवर्क इज नॉट टू गुड हियर ड्यू टू द इलेक्शन बाय टुमारो। ओके, ट्राई टू वॉच ऑन यूट्यूब टू। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पर भी एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, फिर भी अगर डाउट होगा तो वापस से आप लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सुबह रिलेशन है बिकॉज हमारा रीजन नक्सलवादी क्षेत्र में घोषित हुआ है, तो हो सकता है इसके वजह से मे भी नेटवर्क कंट्रोल किया जा सकता है। अब क्लियर होगा? कितनी चीजें तुम लोगों को बताना पड़ता है। हाँ, जम्मू कश्मीर में कैसे नेट बंद कर देते वैसे। चलिए, तो ये जो 2 मास रन करके उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके जो डेटा उन्होंने गेन किया, वो डेटा उनका जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से नहीं आया, इसलिए एक नया कांस्टेंट के को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम दिया गया जी, और उसका जो वैल्यू रखा गया वो रखा गया 6.6। आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा शुभम। अगर फिर भी डाउट है विल डिस्कस 1-to-1 लेटर एंड आई विल शो यू हाउ डू दिस। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो हम लोग क्लास खत्म होने के बाद, बिकॉज इससे बाकी लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग 1-to-1 बैठ करके ना आराम से 1-2 घंटा बैठ के। और कोई डाउट है? हाँ, फिर ठीक है। चलिए अब आते हैं पॉइंट के ऊपर कि जो जी का वैल्यू है, जी का वैल्यू चेंज नहीं होता है थ्रू आउट द यूनिवर्स, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जब भी हमसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स बता रहा हूं, वो आपको आनी चाहिए। अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आपको पढ़ना पड़ेगा आज, तभी जाकर के हम लोग उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते। जैसे मैथमेटिक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 टू पावर a है इनटू 10 टू पावर b किया तो वैल्यू कितना आएगा? अनुष्का, हाँ, जो जी का वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही फाइंड आउट है ना। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट में अगर लिखा हो जिसका बेस सेम हो, पावर डिफरेंट बेस सेम है, इसके पावर का एडिशन होता है। अगर मैं बोलूं कि 2 रेज़ टू पावर a into 5 रेज़ टू पावर b, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या 10 रेज़ टू पावर a प्लस b? ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, बोलो यस नो, कुछ तो बोलो। नहीं जानते हो वो भी बोलो। सुनो तो कहना है नहीं लिख सकते। सीटर का भी कहना नहीं लिख सकते। हाँ, इसको नहीं लिख सकते, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते, ये गलत तरीका। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इनका पावर का जो बेस है वो अलग अलग, ये तभी पॉसिबल होगा। हाँ अनुष्का, मैंने पूछा कि अगर 2 रेज़ टू पावर a है, 5 रेज़ टू पावर b है, तो क्या हम लोग इसके 10 रेज़ टू पावर a प्लस b लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि इन दोनों का बेस अलग अलग है। करेक्ट? तो इस तरह का आप प्रॉब्लम से फेस करने वाले, इनकाउंटर करने वाले, है ना। जैसे 10 रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 11 into 10 रेज़ टू पावर 24 इज इक्वल टू कितना?
10⁻11 into 10⁻24, ये वैल्यू कितना हो? Yes, Anushka. Good. Now this one is the next one. Okay. This will be 10⁻13. Yes, Sikar. -13 क्यों? हाँ, +13. Yes. आई होप सब लोग इससे एग्री हो. -11 + 24 करेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा. करेक्ट? अच्छा. एक और करते हैं. 10⁻11 + 10⁻22 divided by 10⁻6. इसका वैल्यू कितना होगा? ये हमें जरा बताएं. कर सकते हैं क्या? सर 10 प्लस रेस्ट टू पावर क्या है सर प्लस में? ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है. 10⁻11 into 10⁻22 divided by 10⁻6. ओके, आंसर आया 10⁻6. मुझे करेक्ट नहीं लगा, फिर से ट्राई करें. 10⁻17 इज करेक्ट आंसर. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 10⁻11 divided by 10⁻6. 10⁻11 अगर डिवाइड करेंगे और क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट होता है. और सब्ट्रैक्ट होता है ना. 10⁻8 डिवाइड 10⁻8 divided by 10⁻b. ये क्या हो जाएगा? 10⁻a - b. और सब्ट्रैक्ट होता है ना. सिमिलरली यहाँ पर 10⁻11 है तो पावर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 10⁻11 माइनस ऑफ -6. ये कितना हो जाएगा? 10⁻17. दिस विल बी करेक्ट आंसर. यस सर. ठीक है. तो एक बार आप लोग जाइएगा एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस आप लोग रिवाइज करिए, देखिए, क्योंकि हमारे पास जितने भी मास होंगे जो डिस्टेंस होगा, अगर मान लो कि अगर हम लोग हाँ अभी ठीक हो जाएगा. जैसे मान लो कि हमारे पास अर्थ का अगर मास है तो अर्थ का मास कितना है? 10⁻24. मून का मास कितना है? 10⁻32. व्हाट इज द डिस्टेंस? कोई बात नहीं, क्लास अब खत्म नहीं हो जाएगा. सुनो, अगर डिस्टेंस की बात करें अर्थ और मून के बीच में तो वो है लगभग 3,84,000 किलोमीटर. तो अगर इन सबको अगर हम लोग कैलकुलेट करना, सारे के सारे टर्म्स मिलेंगे आपको 10⁻10 के पावर के टर्म्स में. इसलिए आपको पावर का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए. ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, कीप एंजॉयिंग.